घड़ी की सुई रात के 10 बजे को पार कर चुकी थी। आसमान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे कि रात ने खुद अपनी सांसें रोक ली हों। यह दिसंबर की करकराती ठंड थी। कार के शीशों पर बाहर की धुंध जम रही थी। मनोज स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए था। वह एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था जो तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता था। उसके बगल में सीमा बैठी थी, जो थोड़ी बेचैन थी। सीमा की छोटी बहन रिया की शादी थी और रस्में कल सुबह से ही शुरू होने वाली थीं। सीमा ने खिड़की के बाहर घुप अंधेरे को देखते हुए कहा, मनोज, थोड़ा तेज नहीं चला सकते? माँ बार बार फोन कर रही हैं। हलवाई आ गया होगा और अभी तक हम रास्ते में ही हैं। सीमा, रिलैक्स करो। हम हाईवे पर हैं, लेकिन आगे का रास्ता शॉर्टकट है। गूगल मैप्स दिखा रहा है कि यह हमें 40 मिनट पहले पहुंचा देगा। बस रास्ता थोड़ा सुनसान है। सुनसान रास्तों से मुझे डर लगता है मनोज। बाहर स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान नहीं था। कार की हेडलाइट्स ही एकमात्र सहारा थीं, जो घने कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। सड़क के दोनों ओर विशालकाय बरगद और पीपल के पेड़ खड़े थे, जिनकी डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें नचा रहा हो। कार म्यूजिक सिस्टम पर धीमा संगीत चल रहा था, लेकिन बाहर की हवा का शोर उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। अचानक रास्ते का डामर खराब होने लगा। कार हिचकोले खाने लगी। मनोज ने शांत करने की कोशिश की, तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ चमका। रास्ते के बाईं ओर झाड़ियों के पास एक आकृति खड़ी थी। मनोज ने कार की रफ्तार थोड़ी कम की। जैसे जैसे कार करीब पहुंची, वह आकृति स्पष्ट होने लगी। वह एक औरत थी। उसने कोई सफेद साड़ी नहीं पहनी थी जैसा फिल्मों में होता है, बल्कि एक साधारण सा मैला कुचैला शॉल लपेटा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या कहीं खो गई हो। मनोज ने उसे इग्नोर किया और एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। कार फर्राटे से उस औरत के पास से गुजर गई, लेकिन सीमा की नजर उस पर टिक गई थी। जैसे ही कार गुजरी, सीमा ने साइड मिरर में देखा। उसे लगा कि वह औरत धीरे से मुद्दी और कार को ही देख रही थी। मनोज, रुको! सीमा अचानक चिल्लाई। मनोज हड़बड़ा गया और उसने जोर से ब्रेक लगाया। टायरों की चीख सन्नाटे में गूंज उठी। क्या हुआ? तुम ठीक हो सीमा? वह औरत, मनोज, वह अकेली थी इतनी रात को, इस सुनसान जंगल के बीच। एक अकेली औरत। मुझे लगता है वह किसी तकलीफ में है। शायद उसे मदद चाहिए। जमाना खराब है। हो सकता है यह कोई चोर लुटेरों का गिरोह हो। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। एक औरत को खड़ा कर देते हैं और जैसे ही कोई गाड़ी रोकता है, लूट लेते हैं। लेकिन अगर वह सच में मुसीबत में हुई तो? उसका हुलिया देखा तुमने? वह बहुत लाचार लग रही थी। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम कार से नहीं उतरेंगे। बस शीशा नीचे करके पूछेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो मैं तुरंत गाड़ी भगा लूंगा। कार धीरे धीरे पीछे की ओर गई। रिवर्स लाइट की लाल रोशनी ने पीछे के मंजर को डरावना बना दिया था। वे उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने उस औरत को देखा था। मनोज ने कार रोकी। वह कहां गई? यहीं तो थी। अभी तो देखा था हमने। शायद झाड़ियों के पीछे हो। हेलो, कोई है? कोई नहीं था। मनोज चिल्लाया, लेकिन सीमा कार से बाहर निकल चुकी थी। मजबूरन मनोज को भी कार से बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और सूखे हुए फूलों की मिली जुली महक। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ झींगरों की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज। सीमा, यहां कोई नहीं है। इतनी जल्दी कोई इंसान पैदल कहां जा सकता है? अभी तो हमने उसे देखा था। मनोज, मुझे अजीब लग रहा है। वह यहीं थी। मैंने उसे महसूस किया था। इतनी जल्दी गायब हो गई। अभी तो हमने उसे देखा था। लगता है वह चली गई, या फिर जंगल में अंदर चली गई होगी। चलो, यहां रुकना ठीक नहीं है। कार में बैठते ही मनोज ने सेंट्रल लॉक लगा दिया। इंजन स्टार्ट करते हुए उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे एक पल के लिए लगा कि पिछली सीट पर कोई बैठा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो सीट खाली थी। यह बस उसका वहम था। कार अब फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन कार के अंदर का माहौल बदल चुका था। वह हंसी मजाक अब गायब था। लगभग 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद अंधेरे में आगे कुछ रोशनी दिखाई दी। वह एक पुरानी जर्जर सी चाय की टपरी थी। सामने कुछ खटिया चारपाई बिछी थी। मनोज को लगा कि थोड़ा रुकना चाहिए ताकि माहौल हल्का हो सके। सीमा ने भी हामी भरी। उससे भी उस घटना के बाद गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हो रहा था। वे दोनों कार से उतरे। टपरी पर एक स्टोव जल रहा था जिस पर चाय खौल रही थी।
वहां 3 लोग पहले से बैठे थे। एक नौजवान लड़का जिसका नाम मुकेश था, उसने जीन्स और जैकेट पहनी थी। दूसरा रमेश, जो अधेड़ उम्र का था और सर पर पगड़ी थी। और तीसरा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखें गहरी थीं, हरि काका। वे तीनों आपस में किसी गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे थे। मनोज और सीमा ने एक बेंच पर जगह ली और चाय का ऑर्डर दिया। मुकेश जोर से बोल रहा था, अरे रमेश भाई, तुम भी किस सदी में जी रहे हो? आज का जमाना चांद और मंगल का है और तुम यहां भूत प्रेत की कहानियां लेकर बैठे हो। यह सब दिमाग का वहम है। गैस बन जाती है दिमाग में तो भूत दिखने लगते हैं। मुकेश, तुम अभी बच्चे हो। शहर की हवा लगी है तुम्हें। जिन चीज़ों को तुमने देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वे होती नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो हरि काका से पूछ लो। इन्होंने तो अपनी आंखों से देखा है। मनोज को यह सुनकर हंसी आ गई। वह अपनी चाय की चुस्की लेते हुए बोला, क्या भाई साहब, आप लोग भी यहां जंगल में बैठकर बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, यह सच है। लेकिन भूत बनकर लटकना, यह सब बकवास है। सभी का ध्यान मनोज की तरफ गया कि आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने दुनिया के उस पार का भी नजारा देखा हो। हरि काका की आवाज भारी और खुरदरी थी। होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं। जो नहीं मानता वह किस्मत वाला है। लेकिन जिस दिन सामना हो जाता है उस दिन विज्ञान की सारी किताबें धरी की धरी रह जाती हैं। काका, आपने क्या देखा था? यह आज से 15 साल पहले की बात है। तब मैं ऑटो चलाया करता था। उन दिनों मेरे पास अपनी टैक्सी नहीं थी, बस एक पुराना ऑटो था। वह अमावस की रात थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात के 11 बज रहे थे। मैं शहर से अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते वीरान थे। तभी मुझे बस स्टैंड के पास एक आदमी खड्डा दिखाई दिया। वह भीग रहा था, लेकिन उसने छाता नहीं खोला था। जैसे ही मेरा ऑटो उसके पास से गुजरा, उसने हाथ दिया। मैंने ऑटो रोका। वह आदमी पास आया। उसका चेहरा पीला पोटीरेदा हुआ था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी। मेरा गांव उसने पास कहा, में ही है, काला खेड़ा। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अगर आप मुझे वहां छोड़ देंगे तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। लालच बुरी बला है। मैंने सोचा पास ही तो है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है भाई, बैठो। वह मेरे ऑटो में बैठा। पूरे रास्ते वह एक शब्द नहीं बोला। मैंने शीशे में उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह एकदम बुत बनकर बैठा था। उसका शरीर हिल भी नहीं रहा था, जबकि रास्ता बहुत खराब था। उसने मुझे जिस रास्ते पर मत देने को कहा, वह रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ थीं। ऐसा लग रहा था कि सालों से उस रास्ते पर कोई नहीं आया। आखिरकार हम एक जगह पहुंचे। वहाँ बस 3 या 4 घर ही थे। वह भी ऐसे जैसे सदियों पुराने खंडहर हों। दीवारों पर पीपल के पेड़ उग आए थे। वह गांव नहीं, एक मुर्दा गांव लग रहा था। हवा में एक एसिड हुई बदबू थी। उस आदमी ने ऑटो रोकने को कहा। वह उतरा और उसने एक घर की तरफ इशारा किया। मेरी माँ अंदर है, उसने कहा, और घर के अंदर चला गया। मुझे अपने पैसे लेने थे तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही मैं उस घर के आंगन में पहुंचा, मैंने देखा कि अंदर से एक बूढ़ी औरत आ रही है। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर मांस लटक रहा था। लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। बेटा, वह चल नहीं रही थी। उसके पैर ज़मीन से 4-5 इंच ऊपर थे। वह हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही थी। और वो आदमी जिसे मैं अपने ऑटो में लाया था, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह अब इंसान नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर लाल अंगारे जैसा चमक रहा था। उसकी आंखें गायब थीं, बस 2 काले गड्ढे थे। वह हंस नहीं रहा था, लेकिन उसके गले से एक घुरघुराने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। वह पूरा गांव एक छलावा था, एक मुर्दा गांव जहां सिर्फ भटकती आत्माओं का वास था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। पैर जम गए थे। वे दोनों मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे लगा आज मेरी आखिरी रात है। तो काका, आप बचे कैसे? उन्होंने आपको मारा क्यों नहीं? बेटा, मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी। उन्होंने जबरदस्ती यह तावीज़ मुझे पहनाया था। उस रात जब वह लाल शरीर वाला शैतान और वह चुड़ैल मेरे करीब आए, तो अचानक मेरे सीने में जलन होने लगी। यह तावीज़ गर्म हो गया था, जैसे आग पर रखा हो। उस तावीज़ से एक हल्की नीली रोशनी निकली। जैसे ही वह रोशनी उन पर पड़े थी, वे दोनों पीछे हट गए। वे चीखने लगे, ऐसी चीख जो कानों के पर्दे फाड़ दे। मुझे मौका मिल गया। मैं जान हथेली पर रखकर भागा। मैंने अपना ऑटो भी नहीं देखा, बस दौड़ता रहा जब तक कि मैं मेन रोड पर नहीं आ गया और बेहोश नहीं हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों को होश आया,
तो उन्होंने बताया कि जिस रास्ते पर मैं गया था वहां तो कोई गांव है ही नहीं, वह तो श्मशान घाट का पिछला हिस्सा है। मेरा ऑटो बाद में एक खाई में मिला था, पूरी तरह कुचला हुआ। इसलिए कहता हूं बेटा, जिन चीजों को हम नहीं जानते उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। टपरी पर फिर से चुप्पी छा गई। आग की लपटें फरफरा रही थीं। मनोज, इसका मतलब वहां जो औरत थी, हमने जिसे देखा था, मनोज, वह औरत इंसान नहीं थी, वह एक आत्मा थी। उसने हमें रोका ताकि हम उस सुनसान जगह पर रुकें। अगर हम गाड़ी से उतरकर जंगल में उसके पीछे चले जाते तो। मनोज ने सीमा की तरफ देखा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हरी काका की कहानी ने उसके अंदर भी एक डर पैदा कर दिया था। मनोज ने अपनी चाय के पैसे दिए। वह अब वहां से निकलना चाहता था। सीमा, देर हो रही है। काका, कहानी अच्छी थी, डराने के लिए काफी थी। मनोज ने अब भी अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह हिल चुका था। कार में वापस बैठते ही माहौल बहुत भारी हो गया था। हरी काका की कहानी और उस औरत का दिखना, दोनों करियां अब झुर रही थीं। कार स्टार्ट हुई। हेडलाइट्स फिर से उस काली एसडीडी ढक को रोशन करने लगी। सीमा ने पूछा, मनोज, क्या हम कोई भजन प्रेमानंद जी का चला सकते हैं? मनोज ने बिना बहस किए फोन कनेक्ट किया और प्रेमानंद जी प्ले कर दी। अचानक कार के सामने घना कोहरा आ गया, इतना घना कि बोनट भी मुश्किल से दिख रहा था। मनोज ने कार की स्पीड 10 कर दी। तभी कोहरे के बीच से फिर से वही आकृति उभरी, वही औरत, वही सारी। लेकिन इस बार वह एसडीडी ढक के किनारे नहीं थी, वह इस ढक के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। और इस बार उसकी पीठ नहीं थी, वह कार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसका चेहरा वही था जिसका वर्णन हरी काका ने किया था। मांस लटकता हुआ और पैर जमीन से ऊपर थे। वह कार को घूर रही थी और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। मनोज, गाड़ी घुमाओ। मनोज के हाथ पैर फूल गए। उसने ब्रेक मारा। कार उस औरत से बस कुछ इंच की दूरी पर रुकी। उस औरत ने अपना हाथ उठाया और कार के बोनट पर रखा। एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। मनोज ने तुरंत कार को रिवर्स लिया। प्रेमानंद जी का भजन। कार के स्पीकर में भजन तेज बजने लगा। मनोज ने पूरी जान लगाकर कार को पीछे लिया और उसे यू टर्न लेकर वापस। उसने रियर व्यू मिरर में नहीं देखा। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और जोर जोर से प्रार्थना कर रही थी।